Assalamu alaikum students. This is your business communication class and this is chapter 1 before you people. यहाँ पे components of communication ये हम देख रहे थे कि इस communication model में कौन कौन से components हैं. चलिए अब कुछ questions. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनकोडिंग किसको कहते हैं. व्हाट इज इनकोडिंग? हु विल टेल व्हाट इनकोडिंग इज? यस, रेज हैंड्स प्लीज. इनकोडिंग क्या होती है? Yes, Sir. Walaikum Assalam. Sir, after generating message, the sender encodes or sends the message to the receiver. No, the question is not what he does. The question is actually about what encoding is. Encoding is actually to record a message. To record a message. Record? Can you use any other words? ज़हन में नहीं आ रहा और send करता है. Shaping the message. Message को जो shape करना है, that's called encoding. ये किस तरह हो सकती है encoding? मतलब सर? Encoding किस तरह से की जा सकती है? क्या क्या मैसेज हैं इसके? Encoding सर जी रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है. यानी रिटर्न हो सकती है encoding और सर जी ओरली हो सकती है. ओरल हो सकती है और नॉन वर्बल हो सकती है. वेरी गुड. नॉन वर्बल भी हो सकती है. बेसिकली वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी हो सकती है. वर्बल में फिर हम कहते हैं कि रिटर्न या ओरल हो सकती है. नॉन वर्बल में समटाइम्स कोई एक्ट आ जाएगा, कोई साइलेंस आ जाएगी, कोई पिक्चर आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा, इस सारी चीजें ये सब इनकोडिंग के लिए आप यूज कर रहे होते हैं कि ये मैसेज आपने आगे किस तरह से डिसेमिनेट करना है. ओके. डिकोडिंग क्या होती है? Decoding, sir, receiver receives the message and understands that message which have been sent by the sender. So what receiver does to the message to understand it is called decoding. Yes, sir. Okay. What two things must be there in a feedback? Yes, anyone else? फीडबैक में दो कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है? ये शमरोज. अभी एक तो उसे वो मतलब ओरिजिनल सेंडर को फीडबैक दे, मतलब मैसेज सेंड करे ताकि उसे पता चले कि उसको मेरे मैसेज की कोई समझ आई है. ओके. एंड सेकंडली व्हाट एल्स टू? सर
एक ये है कि सिर्फ उसे कंफर्म कर दे कि मैसेज मिल गया है, एक तो ये फीडबैक है। और दूसरा ये कि आपको समझ भी आ गई है। समझ आने से मुराद इसमें यह भी चीज़ शामिल है कि अगर उसने कोई एक्ट रिक्वायर किया है कि आप ये काम करें, तो उसे फिर समझ के बता दें कि आपने ये कहा है और हम इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे, जो भी उसकी डिमांड है, जिस डेट या टाइम तक उसने कहा वो हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग का भी फीडबैक देना ज़रूरी है। पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, मेरा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन में टाइम मेरा हल ज़्यादा वेस्ट होता है। यहाँ से फिर स्टार्ट देते हैं, कम्युनिकेशन एंड टू मेजर चैलेंजेस। कम्युनिकेशन जो है ये इस वक्त दो वर्टिकल लाइंस के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। ऊपर सेंडर है और बॉटम पे रिसिपिएंट है। सेंटर में कोई मीडियम है, यानी सेंडर अब ये चाहता है कि वो कोई मैसेज दे रिसिपिएंट को। अब वो मैसेज किस तरह देगा कि कोई मीडियम है जो उसने यूज करना है। मीडियम कि उसका जो आइडिया है उसके माइंड में वो रिसिपिएंट तक पहुंच जाए, उसका मीडियम वो लेटर है। तो लेटर जो है वो रिसिपिएंट तक जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक तरफ से कम्युनिकेशन हो गई। अब रिसिपिएंट वापस करेगा तो वो फिर टू वे कम्युनिकेशन बननी है। लेकिन टू वे की टर्म हम यूज उस वक्त करते हैं जब एट अ टाइम दो पर्सन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हों। तो चूंकि यहाँ पे अभी तक हम ये नहीं देख रहे कि हम वन वे की बात कर रहे हैं टू वे की, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेंडर की तरफ से मैसेज किस तरह जाता है और उस मैसेज के लिए बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये वर्टिकल लाइंस के बाहर दो जगह पे डिस्टोर्शन है। एक है सेंडर की तरफ से, एक है रिसिपिएंट की तरफ से, रिसीवर की तरफ से। अब सेंडर की तरफ से जो डिस्टोर्शन होती है उसको हम कहते हैं मिस कम्युनिकेशन, और जो रिसिपिएंट की तरफ से होती है उसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं। ये देखें, ये डिस्टोर्शन जो सेंडर की तरफ से है, ये क्या है, मिस कम्युनिकेशन। और जो रिसीवर की तरफ से है इसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन। सेंडर की तरफ से ये प्रॉब्लम क्या है जिसे मिस कम्युनिकेशन कहा जाता है, कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया लेकिन क्लियर नहीं कर सका उसे। क्लियर क्यों नहीं हो सका, कि उसने एक बात ये कन्वे करनी थी आगे। जैसे यहाँ पे ना लेटर है, जरूरी तो नहीं लेटर, ये तो एग्जाम्पल है। ओरल मैसेज भी है, रिटर्न भी है, नॉन वर्बल भी है। अब इसने सेंडर ने क्या किया, एक ओरल मैसेज रिसिपिएंट को ये दिया कि मैं कुछ देर तक वापस आ रहा हूं और आके आपसे रिपोर्ट लूंगा। मैनेजर ने एम्प्लॉय से क्या कहा कि मैं कुछ देर में वापस आके आपसे रिपोर्ट लूंगा। अब ये जो कुछ देर है, कुछ देर में, कुछ वक्त में वापस आके रिपोर्ट लूंगा, ये कितना वक्त है कुछ पता नहीं। अब वो हो सकता है कि रिसिपिएंट को कोई और भी बहुत सारे काम हो, अब वो इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि मैनेजर ने चूंकि थोड़ी देर में आ जाना। वो थोड़ी देर है कितनी, कोई पता ही नहीं है उसका। ये मैसेज सेंडर की तरफ से क्लियर नहीं हो सका। इसे हम कहते हैं मिस कम्युनिकेशन, कि उसने मैसेज ही सही नहीं दिया। इसमें क्लैरिटी प्रॉब्लम है। फिर एक सूरत इसकी इस तरह से भी हो सकती है कि सेंडर ने, उस मैनेजर ने जब बात की, उस बात में उसने ये कह दिया कि जैसे कि मेरे घर में एक माउस है। अब माउस से क्या मुराद है, ये डिवाइस के तौर पे उसने लिया, ये चूहा है घर में, क्या है वो। ये फिर प्रॉब्लम है कि एक सेंडर जब रिसीवर से बात करेगा तो उसने फिर क्लियर नहीं किया
तो एक सूरत तो ये है कि उसने मैसेज ही एब्स्ट्रैक्ट दे दिया कि कुछ दिनों तक काम हो जाएगा, मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। अब ये जो है जल्द या कुछ दिनों में, इनका कोई पता नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट मैसेज है, डेफिनेट नहीं है। मैसेज का डेफिनेट होना जरूरी है ताकि आपको इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन हो और आपको डिजायर्ड फीडबैक मिलने के चांसेस हों। लेकिन ये जो ना कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट्स, अभी अभी, थोड़ी देर में, बहुत जल्द, अब ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी मिसकम्युनिकेशन है। दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी। तो एक तो इस तरह से हो जाता है। और दूसरा क्या है कि ऐसा वर्ड यूज कर दिया जिसके दो मीनिंग्स, तीन मीनिंग्स, और वो सारे कॉमन मीनिंग्स हैं। जैसे माउस, मैंने कहा माउस आप दोनों जानते हैं कि माउस कंप्यूटर डिवाइस भी है, आईटी फील्ड में यूज करते हैं। और दूसरा माउस चूहा भी है। अब इसमें से जब सेंडर ने बात की तो उसने कौन सा माउस मुराद लिया? अब रिसीवर को तो दोनों मीनिंग्स आते हैं, वो कंफ्यूज्ड होगा इसमें। तो ये डिस्टोर्शन इसको कहते हैं। डिस्टोर्शन, ये आप देख रहे हैं कि वर्टिकल लाइंस के बाहर डिस्टोर्शन है और वेवी लाइंस के बाहर नॉइज है। इसका मतलब ये है कि डिस्टोर्शन जो है ना, ये तो सेंडर और रिसिपिएंट दोनों की अपनी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी हो जाती है। नॉइज जो है वो बाहर से भी हो सकता है, ये नहीं कि ये कर नहीं सकते, सेंडर और रिसीवर भी करेंगे, लेकिन ये बाहर से भी हो सकता है, बाहर से रह के भी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट करता है दोनों बैरियर्स, डिस्टोर्शन भी और नॉइज भी। डिस्टोर्शन में ये होता है कि मैसेज सेंड भी होता है और रिसीव भी हो जाता है, लेकिन इसकी वो अंडरस्टैंडिंग जो सेंडर चाहता है वो डेवलप नहीं होती। यानी डिस्टोर्शन में मैसेज सेंड भी हुआ, रिसीव भी हुआ, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी वो डेवलप नहीं हो सकी। ये है डिस्टोर्शन। और मुकाबले पे है नॉइज। नॉइज में या तो मैसेज सेंड ही नहीं होगा, या मैसेज सेंड हो जाएगा रिसीव नहीं होगा। दोनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्लैरिटी प्रॉब्लम या मिस इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम ये नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स हैं डिस्टोर्शन की। नॉइज में मैसेज या सेंड नहीं होगा या रिसीव नहीं होगा। अच्छा, डिस्टोर्शन में मैंने कहा सेंडर ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, क्लैरिटी कैसे नहीं आ सकी कि वो जो दो तीन मीनिंग्स रिसिपेंट जानता है उस वर्ड के निकल रहे हैं, उसने वो वर्ड यूज कर दिया। सपोज उसने कहा बाय एनुअल, द मीटिंग्स विल बी हेल्ड बाय एनुअली। अब बाय एनुअल के दो मीनिंग्स हैं कि 2 साल के बाद एक दफा भी इसका मीनिंग है, और 1 साल में 2 दफा ये भी मीनिंग है। अब आपने कौन सा मीनिंग लिया? अब देखिए ना, कोई आदमी यहाँ से यूरोप जा रहा है, इमिग्रेशन हो गई, अब वो क्या कहता है कि आई विल विजिट पाकिस्तान बाय एनुअली। अब वो 6 माह के बाद आया करेगा या 2 साल के बाद एक दफा आएगा? ये तो क्लियर ही नहीं है उसमें। ये प्रॉब्लम सेंडर की तरफ से हो रहा है। ये है डिस्टोर्शन कि मैसेज सेंड कर दिया, आगे रिसीव भी हो गया, लेकिन अगला आदमी कंफ्यूज्ड है, वो दो मीनिंग है उसके, वो कौन सा मीनिंग ले उसमें से। और दूसरी सूरत ये थी कि सेंडर ने मैसेज जब सेंड किया, उसने इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज कर दिए, आई विजिट पाकिस्तान वेरी सून। अब वेरी सून कितना होता है? अब कोई पता नहीं, वेरी सून कुछ मंथ्स हैं, कुछ डेज हैं, कुछ वीक्स हैं, क्या है कुछ भी नहीं पता, ही कोई नहीं। ये इससे भी डिस्टोर्शन, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आता है डिस्टोर्शन की वजह से। तो ये हो गया सेंडर की तरफ से। रिसीवर की तरफ से डिस्टोर्शन क्या होती है? रिसीवर मिस इंटरप्रेट करेगा। तो ये एक तो है कि मैसेज उधर से क्लियर हो तो फिर इसका कसूर हो ना। एक है जब उसने क्लियर किया ही नहीं है तो इसका क्या कसूर है इसमें? इसका तो फॉल्ट उस वक्त है कि उधर से मैसेज क्लियर था, इसने सही नहीं उसको समझा। ये किस तरह से है? वो शेपर्ड जो था ना, चरवाहा, जिसने कहा था शेर आ गया, शेर आ गया। अब ना शेर का वर्ड समझने में कोई गलती हो सकती है, ना आ गया की सेंस में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है। सब लोगों को पता चल गया कि शेर आ गया का मतलब शेर आ गया, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। जहां अब ट्रस्ट नहीं करते, क्रेडिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। ये भी डिस्टोर्शन, क्या आपने मैसेज सुन लिया लेकिन जो उसका मीनिंग था उस मीनिंग तक नहीं पहुंचे। वो तो जान बचाना चाहता था, आपने क्या सोचा कि नहीं ये झूठ बोलता है। जहां आप उसका ट्रस्ट नहीं करते, क्रेडिबिलिटी अगले आदमी की ना हो, वहां भी नॉइज, वहां भी डिस्टोर्शन, सॉरी। तो ये डिस्टोर्शन एक थी सेंडर की तरफ से,
जहां पे उसने मीनिंग क्लियर नहीं किया। अब उसने तो मीनिंग क्लियर कर दिया, शेयर आ गया, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, लेकिन रिसिपेंट ने उसका ट्रस्ट नहीं किया। एक तो ये इसकी तरफ से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि मैसेज को नहीं समझा। और दूसरी दूसरी सूरत यह है कि मैसेज रिसीव कर लिया और उसके बाद भूल गया। कि जैसे आपको घर वाले को काम बता देते हैं कि ये काम आपने करना है, वापस आते हुए ये काम आप मार्केट से ये चीज़ें आते हुए ले आए, आप भूल जाते हैं। तो अब इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना स्टार्ट में था ना बाद में हुआ, लेकिन मैसेज को अंडरस्टैंड करके रिटेन ना करना ये भी डिस्टोर्शन है। एक तो नहीं कि आपने समझा नहीं, एक एक समझ तो लिया था लेकिन भूल गए, वो भी डिस्टोर्शन ही समझी जाती है कि मैसेज तो रिसीव हो गया। डिस्टोर्शन में मैसेज रिसीव होता है, मैसेज सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है। तो ये होगी डिस्टोर्शन। फिर है नॉइज। नॉइज में क्या होता है कि नॉइज वो फैक्टर है, या तो मैसेज को सेंड नहीं होने देता या रिसीव नहीं होने देता। इसका मतलब कम्युनिकेशन में तो कहीं ये है ही नहीं। देखो ना, ये कम्युनिकेशन तो हो रही थी वर्टिकल लाइंस में। वर्टिकल लाइंस में से कुछ हमने ये बाहर थोड़ा सा निकल के वेवी लाइंस के अंदर डिस्टोर्शन को रखा कि ये कम्युनिकेशन तो हो ही गई है, बस कुछ फैक्टर्स हैं, दो, मिस कम्युनिकेशन या मिस इंटरप्रिटेशन, जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नॉइज क्या है, वो तो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस से वैसे ही बाहर कर दिया, वेवी लाइंस के बाहर। क्यों डिस्टोर्शन आप देख सकते हैं कि ये वो सेंटर की तरफ हो जा रही है, उधर से डिस्टोर्शन वो रिसिपिएंट की तरफ से जा रही है, लेकिन क्या है कि है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाली। लेकिन नॉइज ने क्या किया, नॉइज ने कम्युनिकेशन होने ही नहीं दी। इसमें एक दो नॉइज है ना, फिजिकल नॉइज हम वैसे फील करते हैं कि शोर हो रहा है, उस शोर में कोई बात नहीं सुनी तो मैसेज तो हमने रिसीव नहीं किया। फिर देखिए ना, आप कोई मैच की खबर सुन रहे थे, कुछ था, उधर से बाहर बेल हो रही है, वो जो बेल पे बेल होती जा रही वो आपको खबर नहीं सुनने दे रही। या आप किसी से बात कर रहे थे फोन पे और उधर से बहुत जोर से कोई ट्रैफिक में कोई व्हीकल, कोई रिक्शा, इस तरह की चीज गुजरती वो आपको नहीं सुनने देती। तो मैसेज जो है इसमें इंटरप्ट करता है, नॉइज डैमेज कर देता है मैसेज को। सेंडर की तरफ से भी हो सकता है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। किस तरह से, सेंडर जो है वो बात करते करते रुक गया, अब इसका मतलब आगे तो उसने मैसेज दिया ही नहीं। रिसीव क्या होगा, एक एक उसने मैसेज दे दिया, आगे क्या है, अब वो इधर से उसने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर दिया, चला गया मैसेज। लेकिन रिसिपिएंट का आगे क्या है, कोई डेटा नहीं है या वाईफाई सिग्नल्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम या डिवाइस में प्रॉब्लम है, वो रिसीव नहीं कर पाया। तो नॉइज जो है इसमें मैसेज रिसीव नहीं होता। तो इसमें ये दो मेजर चैलेंजेस है कम्युनिकेशन को, डिस्टोर्शन और नॉइज। इसमें अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। नो क्वेश्चंस, ओके। अच्छा जी, जरा जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, थोड़ा हैंड रेज करें। अच्छा जी, ये एंड पे जो है ये चार पांच लोग ये तो मौजूद ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, थैंक्स। लोअर योर हैंड्स प्लीज।
इसके बाद कुछ ये डेफिनेशंस दी हैं। सेंडर है, द सेंडर इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज recognized as being the originator of the message। तो कम्युनिकेशन को जो कोई स्टार्ट करेगा, वो चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है या वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनको हम सेंडर ही कहते हैं। सेंडर, थोड़ा सा जरा वेट कीजिएगा, मैं अभी आपको दोबारा फिर बताता हूँ।
जी, सेंडर जो है, द सेंडर इज द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन को जो स्टार्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है कि एक पर्सन अपने बिहाफ पे लिखे, या एक पर्सन किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिखे। ज़ाहिर है कि जो लिखेगा, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिखेगा तो सारी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं लिखती, लेकिन वहाँ नाम ऑर्गेनाइजेशन का ही चलता है। जैसे ये कहा जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है, इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। अब ज़ाहिर है कि वो इल्ज़ाम लगाने वाला तो एक पर्सन होगा जिसने बात करनी है, लेकिन क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कर रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन पूरी ही सेंटर समझी जाएगी। इन मोस्ट केसेस द सेंडर वुड बी अ स्पेसिफिक पर्सन। आमतौर पे तो एक पर्सन ही होता है। However, reports, letters, memos and prospectuses may be communicated in the name of a team or even a whole company। लेकिन किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लिखने वाला तो हो सकता है एक ही आदमी हो, लेकिन नाम क्या होगा कि कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, ये कॉलेज वाले ये बता रहे हैं हमें। इस तरह से कोई भी रिपोर्ट, लेटर, मेमो, जो कुछ भी लिखा जाएगा, लिखने वाला तो एक पर्सन होगा, लेकिन नाम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। लेटर और मेमो, इनका बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हमने सिर्फ देखना है, उसके बाद आगे इनको दोनों को एक दूसरे के साथ शफल भी हम करते रहेंगे। ये कहीं पे मेमो बाहर यूज हो रही है, कहीं लेटर्स इंटरनली यूज हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली याद रखेंगे लेटर और मेमो ये होते लेटर्स ही हैं, ये रिटन मैसेजेस ही होते हैं। लेकिन होता क्या है इनमें कि लेटर जो होता है वो एक्सटर्नली हम जो मैसेज देते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ लेटर लिखते हैं। और जहाँ पे हम इंटरनली अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मैसेज रिटर्न देते हैं उसे मेमो कहा जाता है। फिर for example, an IT help desk may share a group email address that ensures employees can access 24-hour help using the same group email address। अब अगर कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ईमेल एड्रेस बना लिया, अब जो आदमी भी बात करेगा वो उसी ईमेल एड्रेस पे उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। इससे क्या होगा कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए सेंडर समझी जाएगी। अनदर एग्जांपल वुड बी द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी होती है लीगल, जो लॉ की डिमांड है कि आपने ये रिपोर्ट जरूर सेंड करनी है। अब ये लीगल ऑडिट रिपोर्ट जो होगी विच इज टिपिकली साइंड इन द नेम ऑफ एन ऑडिट फर्म। अब ये उस पर सिग्नेचर तो किसी ऑडिट फर्म के ही होंगे रादर देन एन इंडिविजुअल पार्टनर, कि एक आदमी तो नहीं होगा। देखिए, वो तो हो सकता है कि लिखने में एंड पे आके एक आदमी लिखी हो, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है उस रिपोर्ट के लिए। फिर रिसिपिएंट, रिसिपिएंट जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। बस इट मे सीम ऑब्वियस दैट द रिसिपिएंट रिप्रेजेंट्स ऑल दोज हु रिसीव अ मैसेज। जितने लोग भी मैसेज रिसीव करेंगे उन सबको ही हम रिसिपिएंट समझते हैं। The key point is that we need to consider who the recipient is। अब ये देखना कि recipient कौन है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि उसके मुताबिक ही हम अपनी टोन, मीडियम, चैनल, वर्ड्स यूज करें। We use the appropriate media, channel and style with which to communicate। Is the message being sent to an individual, team, company, bank, friend, etc? किसको हम लिख रहे हैं ये देख लें कि एक आदमी को लिख रहे हैं या किसी टीम, कंपनी, बैंक, फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हैं। Is the recipient a customer, client, advocate, ally, enemy, etc? वो क्या है, कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, एडवोकेट है, एलाय, कोई आपका इत्तेहादी जिसके साथ मिलके आप कोई काम कर रहे हैं वो है। यानी फ्रेंड्स की ही सूरत बन जाती है, लेकिन ये है बहरल जरा बिजनेस टर्म्स में एलाय कि जिनके साथ मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं आप, कोई काम शाम, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। तो एलाय, आपने एलाइड फोर्सेस भी सुनी होगी, मुस्तफा कमाल पाशा में भी होती थी एलाइड फोर्सेस, इत्तेहादी फौजें जिनके साथ इत्तेहाद है आपका। या फिर कोई एनिमी है आपका, किसको लिख रहे हैं उसके मुताबिक फिर आप अपनी टोन, चैनल, मीडियम, स्टाइल इनको चेंज करते हैं। Considering the answer to these questions before sending the message should contribute towards more effective communication। तो अच्छी कम्युनिकेशन तो उसी सूरत में होगी जब आप रिसिपिएंट को अच्छी तरह जानते हो। अगर नहीं भी जानते तो जितना हम जान सकते हैं उसकी कोशिश कर लें ताकि कम्युनिकेशन उसके मुताबिक हो। यूजिंग अप्रोप्रिएट टोन, ताकि हमारी टोन अप्रोप्रिएट हो,
गेटिंग द ग्रीटिंग राइट, ताकि हम सही ग्रीटिंग के साथ उसको एड्रेस कर सकें। देखें जहां आपने लिखना डियर सर, अगर वो मेल हुआ तो डियर सर लिखेंगे, अगर फीमेल है तो डियर मैडम लिखें, मैम लिखें। इस तरह से सही ग्रीटिंग्स। एंड कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ ऑल द मैसेज स्टेक होल्डर्स, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उस मैसेज के, उन सब की नीड्स को भी सामने रखा जाए। स्टेक होल्डर क्या होता है, ये कौन बताएगा? स्टेक होल्डर ओके, स्टेक होल्डर जो होता है ना, कोई भी पर्सन जो आप में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, वो आपका स्टेक होल्डर है। अब वो स्टेक की कई सूरतें हैं, कुछ लोगों का शेयर होता है कंपनी के अंदर, वो भी स्टेक होल्डर। कुछ वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो उन्हें पे मिलनी होती है, वो भी स्टेक होल्डर। कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने उसमें से अर्न करना है, वो भी स्टेक होल्डर। जो सप्लायर्स हैं जिन्होंने सामान वहाँ पे अपना लगेज, जो ये मर्चेंटाइज वहाँ पे उन्होंने अपना फॉर सेल वहाँ पे कन्वे करना है, वो भी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स। फिर स्टेक होल्डर में याद रखें कि इंटरेस्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में स्टेक ही होता है। क्यों? कि स्टेक होल्डर, हमने कहा कि स्टेक इंटरेस्ट का नाम है। एक आदमी ये चाहता है कि इनका काम और चले ताकि मेरी भी पे बढ़ती रहे, जो अंदर एम्प्लॉई है। लेकिन एक आदमी जो समझता है कि ये हमारा इंस्टीट्यूट तो इनसे छोटा इंस्टीट्यूट है, ये कैसे इतना आगे ग्रो ग्रो कर गए, ये तो स्टोर बहुत बड़ा है, इस स्टोर को ख़त्म होना चाहिए फिर हमारी तरफ को कस्टमर्स आएंगे। अब जो किसी का काम बंद भी करवाना चाहे, ही इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। not that the person only who is interested in the business of that organization is a stakeholder, but everyone who has interest, maybe he has a type of interest that demands him to have some grudge for the organization, is also a stakeholder। चाहे आप उसके खैर ख्वाह हैं या बदख्वाह हैं, दोनों सूरतों में आप स्टेक होल्डर ही हैं। फिर है मीडियम। Think of medium being the message itself rather than how it is sent, which is the channel। अब ये जो हमने पीछे भी इसमें देखा कम्युनिकेशन मॉडल में, मीडियम लिखा हुआ है यहाँ पे, मीडियम। अब ये मीडियम क्या चीज है? मीडियम में लेटर हमने कहा, तो इसने इसमें यह कहा कि जब आप मीडियम की बात करते हैं तो यूं समझें कि जो चीज आपने सेंड की है, जो रिसीवर रिसीव करेगा उसे हम मीडियम कहेंगे, और जो जिस रूट से होके वो मीडियम जाएगा उसको हम चैनल कहेंगे। ये दो डेफिनेशंस आगे आ रही हैं। एक डेफिनेशन है ये मीडियम की, थिंक ऑफ मीडियम बीइंग द मैसेज इटसेल्फ रादर देन हाउ इट इज सेंट। मैसेज खुद जो है उसको हम मीडियम कहते हैं। वो कैसे गया, किस रूट से होके गया, वो चैनल है, वो बाद में आ जाएगी डेफिनेशन। एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड फोन कॉल्स। इन सब को हम कहते हैं मीडिया। Section 2.4 below explores more examples and also discusses when it is most appropriate to use each medium। कि मीडियम किस तरह यूज होगा, कब अप्रोप्रिएट, वो आगे चीजें आ जाएंगी। यहाँ चैनल की डेफिनेशन देखें। द कम्युनिकेशन चैनल इज द रूट बाय विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपिएंट। अब वो जो मीडियम आप सेंड कर रहे हैं एज अ सेंडर, रेसिपिएंट तक एक मीडियम पहुंचेगा, लेकिन मीडियम किस चीज में से होकर पहुंचेगा, वो रूट होगा। इफ वी टेक अ लेटर द मीडियम एज एन एग्जाम्पल। अब कहता है कि आप यूं समझें कि आपने मैसेज दिया, वो एक लेटर है, आपने किसी के लिए लेटर आपने एज अ मैसेज डिसेमिनेट किया। इट कुड बी ट्रांसमिटेड एज फॉलोज। ये किस किस तरह से जा सकता है? फर्स्ट है टेलीकम्युनिकेशंस। द लेटर कुड बी रेड आउट ऑन अ टेलीफोन कॉल। है वो लेटर ही, वो वही पूरा फॉर्मेट था, लेकिन आपने वो लेटर किस तरह रिसीव किया? आपने टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू रिसीव किया। तो टेलीकम्युनिकेशंस चैनल, और जो लेटर आपने रिसीव किया वो मीडियम। फिर वही लेटर आपने किस तरह रिसीव किया? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट अगर वहां पे एक चैनल बन जाए, द लेटर कुड बी ईमेल्ड। लेटर को ईमेल भी किया जा सकता है कि ईमेल कर दिया,
अब आपने वो रिसीव तो लेटर किया, लेकिन वो किस तरह का लेटर आपने रिसीव किया, वो तो एक वर्चुअली आपने स्क्रीन पे उसको रिसीव किया है, वरना लेटर्स तो इस तरह नहीं आते थे, वो तो मेल के थ्रू आते हैं, पोस्ट के थ्रू वो जो नीचे आ रहा है। तो इंटरनेट के थ्रू भी आप रिसीव कर सकते हैं। फिर पोस्ट, द लेटर कोड बी प्रिंटेड एंड देन सेंट इन द पोस्ट। अब लेटर को प्रिंट कर लें। अब देखिए जो ईमेल के थ्रू आया, वो आपने वही अपने कीबोर्ड से जाके कंप्यूटर पे कंपोज किया, कोई प्रिंट आउट नहीं लिया, कोई स्टैंप्स नहीं लगाई, कोई एनवेलोप नहीं है, ऐसे ईमेल कर दिया, तो लेटर तो वो था। पोस्ट में आपने क्या किया कि प्रिंट कर लिया, लिख लिया उसको, और उसके बाद आपने उसे पोस्ट कर दिया। फिर नोटिस बोर्ड, द लेटर कोड बी प्रिंटेड देन पोस्टेड ऑन अ स्टाफ नोटिस बोर्ड। ये भी हो सकता है कि आप उसको प्रिंट करें, और प्रिंट करने के बाद स्टाफ नोटिस बोर्ड पे लगा दें बाय द कॉफी मशीन। ये बाय द कॉफी मशीन क्या है, ये कॉफी मशीन क्या काम कर रही है अंदर, ये किसकी समझ में आ रहा है? ये जैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉफी मशीन जहाँ पड़ी है उसके पास नोटिस बोर्ड लगा है। जिस तरह सर कहते हैं कि कॉफी मशीन के पास नोटिस बोर्ड या कॉफी मशीन के ऊपर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, हम्म, नोटिस लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है ना जी, ये ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग। यानी मैंने इसलिए पूछा था, कई दफा बच्चे वो ये समझते हैं कि बाय द कॉफी मशीन, जैसे कॉफी मशीन की तरफ से भी कोई मैसेज, कोई नोटिस बोर्ड है उसकी तरफ से, नहीं, बाय मीन्स नियर, उसके साथ। तो ये इस तरह से नोटिस बोर्ड के पास जो कॉफी मशीन रखी हुई है, कॉफी मशीन के पास जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस पे भी वो लेटर आप पेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ताकि लोग वहीं से उसे रीड कर लें। Noise is any kind of interference that damages the actual message that is being sent. जो मैसेज को डैमेज कर दे वो नॉइज होगा। एक था ना, हमने पीछे पढ़ा था, डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन भी आ जाएगी अभी। नॉइज में बहरहाल क्या होगा कि ये मैसेज को डैमेज कर देता है। डैमेज हो गया तो अब उसकी अंडरस्टैंडिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, पता ही नहीं कि वो है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी स्टॉर्म may mean the phone connection is weakened. फोन कनेक्शन आपका वीक हो जाए एंड कीप्स ब्रेकिंग अप, सो ओनली पार्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड्स कैन बी हर्ड बाय द रेसिपिएंट। और हो सकता है कि जिस तरह ये एक हैवी स्टॉर्म है, उसने आपके फोन सिग्नल्स को वीक कर दिया और आवाज़ ब्रेक हो रही है, स्पोकन वर्ड सुन नहीं रहे, ऐसी सूरत में ये नॉइज ही इसको समझा जाएगा। फिर अनदर एग्जांपल माइट बी व्हेन वाचिंग अ टेलीविजन प्रोग्राम। आप टीवी देख रहे हैं एंड द पिक्चर ब्रेक्स अप, और पिक्चर उसकी टूटना शुरू हो जाती है। एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉनिक गराज डोर इज एक्टिवेटेड, जब भी गराज डोर है, अब देखिए वो जो आजकल चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें आप देखते हैं कि कोई लॉक्स वगैरह जब आप ओपन करेंगे, अभी आप देखें ये कई दफ़ा आपके पास जो होता है ना, ये मोबाइल मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, उसकी वजह जब ये थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, उससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ सिग्नल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं उसमें। तो ये मस्जिदों में देख लें कि मौलवी साहबान कोई नमाज पढ़ा रहे हैं, अंदर अगर साइलेंट पे है, अंदर किसी ने फ़ोन करना शुरू कर दिया, तो वो जो अंदर वो उसके एक्टिवेटेड होने की वजह से नॉइज़ शुरू हो जाता है माइक्स के अंदर। तो ये भी है। फिर 4 टाइप्स ऑफ नॉइज़। नॉइज़ की 4 टाइप्स हैं। एक है फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज इज समथिंग एक्सटर्नल टू द स्पीकर एंड लिसनर। इसमें ना स्पीकर का कोई कसूर है और ना ही आपका रिसीवर एट फॉल्ट होता है, लेकिन बात जो है वो सुनती नहीं है। फॉर एग्जांपल, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ रेस्टोरेंट। किसी रेस्टोरेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि सुनता कुछ नहीं। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर बहुत हाई हो फिर भी ऐसा होगा, टेम्परेचर बहुत लो हो जाए फिर भी ऐसा होगा। और वेरी ब्राइट और डिम लाइटिंग, या फिर बहुत तेज़ या बहुत हल्की लाइट ये हो जाए, इसमें प्रॉब्लम है कि इनकी वजह से फिर मैसेज सेंड करना, मैसेज रिसीव करना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक नॉइज़ की शक्ल बन जाती है। यानी अब नॉइज़, याद रखेंगे, नॉइज़ का मतलब सिर्फ वो नहीं है जिनको कान सुने, कोई भी ऐसा फैक्टर जो मैसेज को डिलीवर ना होने दे,
या मैसेज को रिसीव ना होने दें, उसको हम नॉइज ही कहेंगे। उसके बाद है इसकी सेकंड टाइप, साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज रिफर्स टू इनर्ट क्वालिटीज, इनर्ट, इनएक्टिव, लेजी, ये ऐसी क्वालिटीज हैं दैट इम्पैक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर्स। यानी ये नजर तो नहीं आती कहीं भी, लेकिन दिमाग के अंदर ही कहीं चल रही होती, ये आपको मैसेज रिसीव नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और अ वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड। या तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी ना रही, या फिर कॉन्सेंट्रेशन तो ये नहीं, सुनते सुनते आप बस वैसे ही आपका वो अटेंशन स्पैन ही बहुत कम है, कंसंट्रेट कर नहीं पाते उसके बाद आप। तो दूसरा क्या है, वॉन्डरिंग ऑफ द माइंड, आपका माइंड इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, कभी बाजार में जा रहा है, कभी घर में जा रहा है, कभी किसी और ऑफिस में जा रहा है, यानी डिफरेंट आपके जो ख्यालात हैं इधर उधर के वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर प्री ऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, ऐसा भी हो जाता है कि आपका कोई माइंड के अंदर प्रॉब्लम पहले से ऐसा है जिसने डोमिनेट किया हो, आप प्री ऑक्यूपाइड हैं उसकी वजह से। यानी घर से चले तो घर से फादर ने डांट के भेजा, और वो डांट जो है वही जहन से नहीं निकल रही, या इसी तरह से खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट वगैरह है हॉस्पिटल में, अब वो माइंड से वो बात नहीं निकल रही। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये प्री ऑक्यूपेशन बन जाती हैं, ये भी मैसेज को रिसीव नहीं होने देती थी। फिर बैटलिंग विद प्रेजुडिस, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई प्रेजुडिस, कोई तासुब ऐसा आ जाता है कि सामने जो स्पीकर है उसके बारे में कोई डिसलाइक ऐसी चल पड़ी, अब उसकी वजह से उसका मैसेज सुन नहीं रहे, सुनना मुश्किल हो जाता है। फिर है फिजियोलॉजिकल नॉइज, साइकोलॉजिकल में आपका माइंड था, फिजियोलॉजिकल में अब बॉडी है बाकी आपकी सारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अपना साइकोलॉजिकल नॉइस जो है इसके अंदर सेंडर और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हाँ, ये सर इसमें सेंडर और रेसिपिएंट दोनों में हो सकती है सर ये। ये दोनों में हो सकता है, क्योंकि अगर ये सेंडर जो होगा ना, अगर उसका कोई साइकोलॉजिकल नॉइज हुआ तो ये मैसेज डिसेमिनेट नहीं करेगा, मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, माइंड में कोई बात ऐसी आ गई। सर और लेकिन जैसे जी रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा होता है सर, सर वो तो बात सुनते सुनते जा सकता है उसका माइंड इधर उधर, लेकिन सर जो अगला बंदा आपको बात सुना रहा है सर उसका तो फोकस होता है कि उसने क्या बात करनी है, तो सर उसकी चलिए कैसे मतलब मैं उसकी हो एग्जांपल सकती है। देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था हाफिज, वो कहने लगा कि बड़ी पुरानी बात है, ये काफ़ी पुरानी, मैं भी आप उस वक्त कहीं स्कूल में भी आप पहुंचे थे या नहीं, पुरानी बात है। कहने लगा कि मैं ना एक दो तरावी पढ़ा रहा था, तो जब मैं गया ना वो अत्तहियात में बैठा था, सलाम फेरना था, जी सुन रहे ना मेरी बात? जी सर। हाँ, कहने लगा कि उस वक्त कोई इंडिया का गाना नया आया था, वो बड़ा पसंद था, वो बाहर किसी ने वो चला दिया, तो मेरे ना वो बस जहन में ऐसा आया कि मैंने गाने ही सुनने लग गया, और लोग कहता पीछे कर रहे हैं बार बार कि ताकि वो सलाम फेरे के, तो मुझे फिर अचानक याद हो मैं तो नमाज पढ़ा रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, किसका प्रॉब्लम है, ये सेंडर का। अब सेंडर जो है वो मैसेज नहीं दे रहा आगे, ठीक है ना, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है सर। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल नॉइज। Physiological noise describes the interference to either the sender or recipient from any physiological issue। अब मैंने कहा कि पीछे तो था आपके जहन का, अब है आपकी बॉडी, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनकी वजह से भी समटाइम्स सेंडर मैसेज दे नहीं पाएगा और रिसीवर मैसेज रिसीव नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होगा, physiological noise describes the interference to either the sender or recipient from any physiological issue that interferes with communication. Examples might include a migraine. अब मिग्रेन क्या है, सरदर्द है, सरदर्द सेंडर का भी हो सकता है, रिसीवर का भी हो सकता है। हंगर, फटीग और मेडिकेशन। फटीग, थकावट, मेडिकेशन, मेडिकेशन तो होता है सिर्फ मेडिसिन यूज करना, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो आफ्टर इफेक्ट है कि उसकी वजह से अगर कोई गुनूदगी को नींद आ रही है तो उसकी वजह से भी आप मैसेज नहीं सुन पाएंगे। फिर सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज डिस्क्राइब्स द लैक ऑफ अ शेयर्ड मीनिंग इन कम्युनिकेशन। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे।
इसमें जैसे हमने पीछे मेरा कल गुजर ही गया होगा, मुझे याद नहीं है, बल्कि मेरा नहीं, अब आपके नहीं आया। चलिए वैसे बता देता हूँ। तो इसमें ये होगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कि एक तो है कि आप लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे थे वो दूसरा आदमी उस लैंग्वेज को नहीं जानता। आपने इंग्लिश में मैसेज दिया, वो इंग्लिश जानता ही नहीं। आपने उर्दू में मैसेज दिया, वो उर्दू नहीं जानता। तो ये सिमेंटिक नॉइज है। एक तो नॉइज है कि ये पूरी लैंग्वेज का, एक है कि आपने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिए कि इंग्लिश आप बोल रहे हैं, इंग्लिश वो भी आदमी जानता है, लेकिन आपने वर्ड वोकेबलरी वो यूज कर दी जो उसे आती नहीं है, जिसमें ये जार्गन वगैरह भी सारा इसमें शामिल है। प्रोफेशनल वोकेबलरी हमने पीछे पढ़ा था, वो भी इसमें शामिल है। तो प्रोफेशनल वोकेबलरी जो आदमी यूज करेगा तो हो सकता है रिसीवर उसको ना समझ सके। तो लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है और वोकेबलरी भी डिफरेंट हो सकती है, सिमेंटिक नॉइज में है। Semantic noise describes the lack of a shared meaning in communication which arises from using terminology and jargon. आप प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज करें या कोई टर्मिनोलॉजी यूज करें, दोनों में ये प्रॉब्लम होगा। दिस एग्जिस्ट व्हेन वर्ड्स देमसेल्व्स आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड, यानी जो वर्ड आप जानते हैं अगला उसको नहीं जानता। एंड कैन ऑफ्टन अराइज इन टेक्निकल एरियाज सच एज डिस्कशंस विद लॉयर्स। अब लॉयर्स जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो वर्ड्स आपने कभी सुने नहीं होते। फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स जो बोल रहे होते हैं वो नहीं सुने होते। अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स जब ये यूज करते हैं फाइफो लाइफो, इनकी अपनी टर्म्स हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएगी जिन्हें पहले से नहीं पता। फिर साइंटिस्ट हैं, वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी लैटिन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे होते हैं। ये भी सब नॉइज ही बनेंगे, इन्हें हम कहते हैं सिमेंटिक नॉइज। और दो चीजें और हैं, एक हम कहते हैं कोड स्विचिंग, एक है कोड मिक्सिंग। कई दफा कोड मिक्सिंग हो जाती है कि आपने कुछ कोड्स अंदर मिक्स कर दिए दूसरी लैंग्वेज के। कोड मिक्सिंग जरूरी नहीं है कि नॉइज बन जाए, लेकिन चांसेस बहरहाल उसमें बहुत सारे होते हैं कि उनकी वजह से नॉइज हो जाए। कोड मिक्सिंग में सिर्फ आप वर्ड्स मिक्स करते हैं दूसरी लैंग्वेज के। वर्ड्स फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस, ये आपने की है कोड मिक्सिंग। एक है कोड स्विचिंग। इसमें पूरे पूरे सेंटेंसेस आ जाते हैं कि एक लैंग्वेज छोड़ के स्विच कर गए दूसरी तरफ को। सेंटेंसेस फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। क्या ख्याल है आपका कि ये जो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग है ये नॉइज होगा या नहीं होगा? क्या कहते हैं इसके बारे में? ये हमेशा के लिए तो आप इस पे कोई भी लेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं स्टडीज में, तो इसमें तो बहुत सारी इंग्लिश उर्दू बोलते हो इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। ये कोड कोड मिक्सिंग है, लेकिन नॉइज नहीं बनती क्योंकि ये वर्ड्स आप जानते हैं। असल तो ये है कि अगर रिसीवर की समझ में वो वर्ड्स ना आते हो तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉइज है। तो कोड मिक्सिंग जिसमें आप वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हर सेंटेंस में रिपीटेडली आ रहे हैं। और एक है कोड स्विचिंग जिसमें आप एक लैंग्वेज बोलते बोलते पूछते हैं कि हु विल टेल मी। अब देखें उर्दू बोलते हुए प्लीज रेज योर हैंड्स, अब ये कोड स्विचिंग है। अगर आपको पता है इनका तो ये कोई नॉइज नहीं है, ना पता हो तो ये नॉइज बन जाएगा। अच्छा जी, इसमें जो अभी हमने ये 4 टाइप्स देखी हैं, इनमें अगर किसी की कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज में कोई ऐसा जेस्चर किसी ने दिया जिसकी अगले आदमी को कोई समझ नहीं आती, पता नहीं चलता उसे कि ये है क्या, ये कौन सा नॉइज होगा?
अब्दुल्ला। ये फिजियोलॉजिकल होगा। फिजियोलॉजिकल, ओके। और अरसल। जी सर। फिजियोलॉजिकल। फहद। से सेमेंटिक होगा। वेरी गुड। सिमेंटिक आपको कैसे पता चला कि सिमेंटिक होगा? सर क्योंकि आपने बताया था कि अगर दो शख्स हैं वो बात कर रहे हैं, वो ऐसी वोकेबलरी यूज करना शुरू हो जाए कि उसको उसके मीनिंग का नहीं पता। पहली वाली है जी। फिर क्या होगा? सर फिर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि वो वेरी क्या गुड, कह रहा बस है, ठीक इसी वजह से वो है। जिस तरह से वोकेबलरी उसने कोई यूज कर दी, इसी तरह से जेस्चर्स कोई ऐसे यूज कर दिए, तो ये प्रॉब्लम तो मीनिंग में आए ना दोनों तरफ। जी सर। हाँ, जहाँ मीनिंग का प्रॉब्लम आएगा वो सारा सिमेंटिक नॉइज है। अच्छा, एक जी आदमी ने कोई लेटर किसी को सेंड किया, पोस्ट कर दिया लेटर, ठीक है। आगे जो पोस्टल सर्विस वाले एम्प्लॉइज हैं, दे आर ऑन स्ट्राइक। अब लेटर तो उसे रिसीव नहीं होगा, रिसीवर को। ये कौन सा नॉइज होगा? सर उससे लेटर रिसीव नहीं होगा। जी, देखिए वो एम्प्लॉइज जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं, जी तो ये कौन सी टाइप होगी नॉइज की? से साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल बेटा कैसे बनेगा ये? माइंड माइंड का तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी, ना सेंडर का ना रिसीवर का। प्रॉब्लम तो ये एक्सटर्नली हुआ है, ये फिजिकल नॉइज है, ठीक है ना। ना सेंडर की तरफ से है ना रिसीवर की तरफ से है, फिजिकल। व्हाट जी इट? सर। अच्छा, एक आदमी ने कोई व्हाट्सएप किसी को मैसेज सेंड किया, और उधर जो है अगला आदमी, उसका कोई नेटवर्क इशू है, कोई डिवाइस इशू है, या मे बी डेटा उसके पास नहीं है, या वाईफाई सिग्नल्स नहीं है। ये कौन सा प्रॉब्लम होगा, कौन सा नॉइज है ये? सर ये तो मेरे हिसाब से फिजिकल होगा सर ये भी। ये भी फिजिकल। अच्छा, ये एक हम कहते हैं टेक्निकल नॉइज। टेक्निकल नॉइज सारा इस तरह का ही है, जो इस तरह की टेक्निकलिटीज में जो इश्यूज आते हैं ना, ये सब टेक्निकल। ये टेक्निकल नॉइज किस नॉइज की टाइप बनेगा? फिजिकल की सर। तो फिजिकल की। वेरी गुड। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।